आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस टाइटल में 3 शब्द हैं, रुद्धोष्म, विचुंबकन और शीतलन। तो पहले तो मैं विचुंबकन बता रहा हूँ। तो अगर किसी ऐसे पदार्थ को जो चुंबकित हो सकता हो उसको चुंबकीय क्षेत्र लगाकर चुंबकित किया जाए तो ये जो प्रक्रिया है ये चुंबकन कहलाती है, मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में हम उस पदार्थ के जो डोमेन रैंडमली बिखरे होते हैं उनको एक दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उन सारे डोमेन्स को एक दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया चुंबकन या मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। अब मैग्नेटाइजेशन होने के बाद जो पदार्थ है अगर उससे चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो उसके जो डोमेन्स हैं जो एक दिशा में आए थे अब वो स्वतः वापिस रेंडमली विन्यस्त होने लगते हैं, यानी कि बिखरने लगते हैं, अलग अलग दिशाओं में बिखरने लगते हैं, जिससे उसका जो चुंबकीय गुण है वो कम होता जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये विचुंबकन कहलाती है। तो रुद्धोष्म चुंबकन का जो विपरीत प्रोसेस है वो विचुंबकन कहलाता है। तो चुंबकन में पदार्थ को चुंबकित किया जाता है और विचुंबकन में पदार्थ के चुंबकीय गुण कम होने लगते हैं। अब इसमें शब्द है रुद्धोष्म। तो अगर ये विचुंबकन रुद्धोष्म स्थिति में किया जाए, अर्थात पदार्थ का बाह्य वातावरण से संपर्क नहीं हो, तो बाह्य वातावरण से ना ऊष्मा ले सके ना ऊष्मा दे सके, तो इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म कहते हैं। और विचुंबकन करवाया जाए तो इसे रुद्धोष्म विचुंबकन कहते हैं। तीसरा शब्द जो था वो है शीतलन। शीतलन का अर्थ है कि ताप का कम हो जाना। तो जब पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उस पर बाह्य कार्य किया जाता है जिससे उसका ताप बढ़ने लगता है। इस बाह्य कार्य का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है। लेकिन जब पदार्थ विचुंबकित होता है तो स्वयं की आंतरिक ऊर्जा खर्च करके विचुंबकित होता है। तो इस आंतरिक ऊर्जा के खर्च से पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी जिससे उसका ताप कम हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे शीतलन। और संपूर्ण प्रक्रिया हो गई रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। तो अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य वातावरण से संपर्क में न रखकर विचुंबकित करवाया जाए तो ये प्रक्रिया रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहलाती है। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था ये चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ 3 ट्यूब्स हैं, ए, बी और सी। ए में द्रव हीलियम भरी है जिसमें एक अनुचुंबकीय पदार्थ GdSO4 गैडोलिनियम सल्फेट भरा हुआ है। इस ट्यूब के चारों तरफ एक और ट्यूब है, एक और पात्र है जिसमें द्रव हीलियम भरी है। उसके चारों तरफ एक और पात्र है जिसके अंदर द्रव हाइड्रोजन भरी हुई है। ट्यूब ए जो है उस ट्यूब ए में ऐसी व्यवस्था है कि इसके अंदर हीलियम प्रवेश भी करवा सकते हैं और इससे हीलियम निकाल भी सकते हैं। तो ट्यूब ए में GdSO4 को रखा जाता है। ए में द्रव हीलियम भरी हुई है, तो ये जो द्रव हीलियम है इसके ताप पर GdSO4 आ जाता है। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो GdSO4 चुंबकित होने लगता है, और ये जब चुंबकित हो जाता है तो उस स्थिति में इसका ताप बढ़ेगा। तो ये बढ़ा हुआ ताप इसके चारों तरफ भरी हुई हीलियम ले लेती है जिससे हीलियम का ताप बढ़ेगा और द्रव हीलियम का कुछ भाग गैस में परिवर्तित हो जाएगा जिसे पंप द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो ट्यूब ए है इसमें जो GdSO4 है वो GdSO4 अब चुंबकित अवस्था में है। अब इस स्थिति में
ट्यूब ए से संपूर्ण द्रव हीलियम को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब जो GDSO4 होगा वो रुद्धोष्म स्थिति में होगा कि उसका बाह्य वातावरण से संपर्क नहीं होगा, और यहीं से चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को जब हटा लिया जाएगा तो GDSO4 विचुंबकित होगा और उसका ताप कम होगा। तो अब जो GDSO4 है उसका ताप द्रव हीलियम के ताप से भी कम हो जाएगा। तो द्रव हीलियम के ताप से कम ताप प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, जिसे हम रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहते हैं। अब देखते हैं इसका मैथमेटिक्स या इसकी ऊष्मागतिकी। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो पदार्थ पर GDSO4 पर कार्य किया जाता है वो होगा HDI, H चुंबकन क्षेत्र, और DI उसकी चुंबकन तीव्रता में परिवर्तन। विचुंबकन में पदार्थ कार्य करेगा और उसके द्वारा किया गया कार्य इसके बराबर और विपरीत होगा, और वो होगा -HDI। अब ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है वो होता है PdV। तो इस -HDI की PdV से तुलना करें तो अगर P की जगह -H रख दें और V की जगह I रख दें तो ऊष्मागतिकी के संबंध हम प्रयुक्त कर सकते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन के लिए, और यही प्रक्रिया हम यहाँ पर करते हैं। तो मैक्सवेल की जो तीसरी समीकरण है डेल्टा T अपॉन डेल्टा P कांस्टेंट S इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा S कांस्टेंट T, इस तीसरी समीकरण में P की जगह -H रख देते हैं और V की जगह I रख देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो थर्ड समीकरण है वो बनेगी -डेल्टा T अपॉन डेल्टा H कांस्टेंट S इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा S कांस्टेंट H। इसको ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे डेल्टा S है, तो T डेल्टा S मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा डेल्टा Q, और ये राइट साइड होगी T डेल्टा I अपॉन डेल्टा Q कांस्टेंट H। अब इस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Q को बाइफरगेट कर देते हैं T पर, और अब ये हो जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q एट कांस्टेंट H। तो यहाँ जो डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q एट कांस्टेंट H है इसको अलग से देख लेते हैं। इसको रिवर्स करके देखें तो ये होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट H। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T का अर्थ है इकाई ताप परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत चुंबकीय क्षेत्र पर, जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो ये नियत चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा होगी, जिसको हम कैपिटल C और नीचे सफिक्स लगा करके H से लिखेंगे CH। तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q कांस्टेंट H हो गया 1/CH। ये रखने पर हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई डेल्टा T अपॉन डेल्टा H कांस्टेंट S इक्वल टू -T डेल्टा I अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट H इंटू 1/CH। अब हम चुंबकीय प्रवृत्ति की जो दो डेफिनेशंस हैं उनको एक साथ लेते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है काई, इसकी एक तो बेसिक डेफिनेशन I अपॉन H, तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात काई होता है। दूसरा क्यूरी-विस लॉ से काई इक्वल टू C अपॉन T, ये दोनों फॉर्मूले लेते हैं। तो I अपॉन H इक्वल टू C अपॉन T, और चूंकि हमको चाहिए I अपॉन T एट कांस्टेंट H, तो यहाँ I का H कांस्टेंट रखकर T के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होता है डेल्टा I अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट H इक्वल टू -C इंटू H अपॉन T स्क्वायर। तो अगर ये मान रख दें तो हमारे पास डेल्टा T अपॉन डेल्टा H एट कांस्टेंट S इक्वल टू C अपॉन CH इंटू H अपॉन T स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T डेल्टा T इज इक्वल टू C अपॉन CH इंटू
H डेल्टा H। इस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट ले लेते हैं। तो अगर पदार्थ को विचुंबित किया जाता है तो चुंबकन क्षेत्र का मान H से घट करके शून्य हो जाता है। विचुंबकन में H से घट करके शून्य हो जाता है। और पदार्थ का ताप अगर T1 से T2 हो जाए विचुंबकन में, पहले T1 हो और बाद में अंत में T2 प्राप्त हो जाए, तो ताप की लिमिट हो गई T1 से T2 और H की लिमिट हो गई H से 0। इन लिमिट्स के अंतर्गत इसका समाकलन कर देते हैं, समीकरण का समाकलन कर देते हैं। तो समीकरण का समाकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो समाकलन होगा T²/2 और राइट साइड में होगा H²/2। तो इक्वेशन बनी, लिमिट रखेंगे तो T2² माइनस T1², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T2² माइनस T1² इक्वल टू -C/CH इंटू H²। T1² को राइट साइड में लेंगे तो T2² इक्वल टू T1² माइनस C/CH इंटू H²। और राइट साइड से ही T1² को कॉमन लेंगे तो T2² इक्वल टू T1² इंटू 1 माइनस C/CH H²/T²। और यहाँ से T2 का मान निकाल लेंगे तो T2 इक्वल टू T1 इंटू 1 माइनस C/CH और H²/T1² की पावर हाफ। और ये जो T2 का मान है ये रुद्धोष्म विचुंबकन में पदार्थ के अंतिम ताप को प्रदर्शित करता है। और यहाँ से हम देखते हैं समीकरण से कि राइट साइड में है T1 इंटू 1 माइनस समथिंग, तो यहाँ जो समथिंग है C/CH H²/T1², इसमें C पॉजिटिव राशि है, CH पॉजिटिव राशि है और H² और T1² ये दोनों वर्ग संख्याएं हैं, ये भी पॉजिटिव होंगी। तो 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव संख्या, तो ये एक से छोटी संख्या बचेगी और T1 को एक से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान T1 से भी कम होगा, अर्थात T2 जो है वो T1 से कम होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रुद्धोष्म विचुंबकन में पदार्थ का जो अंतिम ताप है वो प्रारंभिक ताप से कम होता है, अर्थात पदार्थ का शीतलन हो जाता है। इस प्रकार हम रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा पदार्थ का ताप कम कर सकते हैं। और जितना प्रारंभिक ताप कम रखा जाएगा उतना ही अंतिम ताप और कम होगा। तो यहाँ जो प्रारंभिक ताप है वो द्रव हीलियम के ताप पर रखा गया है, तो अंतिम ताप जो पदार्थ का प्राप्त होगा वो ताप द्रव हीलियम के ताप से भी कम होगा। तो इस तरह हम द्रव हीलियम से भी कम ताप रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।